हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक एग्रीकल्चर फॉर सेमेस्टर के रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि दोस्तों आज इसकी दूसरी वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, हवा की दिशा मापते हैं। दोस्तों, जो हवा होती है उसकी दिशा कैसे मापते हैं? दोस्तों, तो हवा की दिशा बैंड वेव से नापते हैं। किससे? बैंड वेव से नापते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा की चाल किस यंत्र से नापते हैं? दोस्तों, जो हवा होती है उसकी चाल किस यंत्र से नापते हैं? दोस्तों, हवा की चाल एनीमोमीटर से नापते हैं। किससे? एनीमोमीटर से नापते हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, बायोगैस में मुख्य घटक के रूप में कौन सी गैसें होती हैं? जो दोस्तों बायोगैस होती है उसमें मुख्य घटक के रूप में कौन सी गैसें होती हैं? तो दोस्तों, इसमें मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी? मेथेन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और CO2। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गैसीकरण प्रक्रिया है। दोस्तों, गैसीकरण है वो एक प्रक्रिया, वो कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों, गैसीकरण प्रक्रिया है वो बायोगैस को गैस में बदलना। जो बायोमास होती है उसको गैस में बदलने की प्रक्रिया को गैसीकरण कहते हैं। बायोमास को गैस में बदलने की प्रक्रिया को गैसीकरण कहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच होना चाहिए। दोस्तों, जो बायोगैस होती है तो उसके उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, बायोगैस उत्पादन के लिए उपयुक्त पीएच 6.6 से 7.5 होना चाहिए। कितना? 6.6 से 7.5 होना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, सोलर सेल प्रभावी रूपांतर दक्षता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोलर सेल प्रभावी रूपांतर दक्षता है। जो सोलर सेल है वो प्रभावी रूपांतर दक्षता उसकी कितनी होती है? तो दोस्तों, इसकी होती है 10 से 15%। कितनी होती है? 10 से 15%। और दोस्तों, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, पवन पंप चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति है। दोस्तों, जो पवन पंप होता है तो उसको चलाने की आवश्यक न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है? तो दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, OTEC का पूरा नाम क्या है? OTCE का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, OTEC की पूरा नाम क्या होता है? तो OTC का पूरा नाम होता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। क्या होता है दोस्तों? ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है। दोस्तों, जलता कोयला पर्यावरण में क्या छोड़ता है? तो दोस्तों, जलता कोयला पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, क्या CO2 SO2 छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का पहला जैव ईंधन इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, जो देश का पहला जैव ईंधन था इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों, वो स्थापित किया गया सिक्किम में। कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पहले सौर तालाब का विकास कहाँ पर हुआ था? दोस्तों, जो भारत में सबसे पहले सौर विकास तालाब का विकास हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सौर तालाब का विकास कच्छ में हुआ था। जो कच्छ, ये कहाँ है? ये गुजरात में है। जो कच्छ में हुआ था, कच्छ है गुजरात, मतलब कच्छ गुजरात में हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है संसाधन संरक्षण। क्या दोस्तों? संसाधन संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या दोस्तों? संसाधन संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी है? तो दोस्तों, जो ये पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल है वो किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों, ये सुमेसर की है। किसकी है? सुमेसर की। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, बायोडीजल बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, जो बायोडीजल है उसे बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, बायोडीजल बनाने में रतन जोत, जिसे जेट्रोफा भी कहते हैं, का वनस्पति का उपयोग किया जाता है। रतन जोत या जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की किरणों से क्या दोस्तों? सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों, सूर्य की किरणें होती हैं, इनसे कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों, ये आपको सभी को पता होगा कि सूर्य की किरणों से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। किसकी दोस्तों? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है,
ऊर्जा के सभी रूपों में, क्या दोस्तों, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंतः अनंतः स्रोत किससे माना जाता है? दोस्तों ऊर्जा के जितने भी रूप हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनंतः रूप किसे माना जाता है? दोस्तों सूर्य होती है, सूर्य की ऊर्जा सभी रूपों में, मतलब सूर्य की ऊर्जा का कोई अंत ही नहीं है। दोस्तों उसकी तो ऊर्जा काफ़ी है, तो उसका कोई अनंत ही नहीं, तो ये अनंत ऊर्जा होती है सूर्य की ऊर्जा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और ये कब शुरू हुआ? दोस्तों जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा, ये कब शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। क्या दोस्तों? अप्सरा। और ये 1956 में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? 1956 में शुरू हुआ, और ये अप्सरा प्रथम रिएक्टर का नाम है। दोस्तों अगला पॉइंट है, शून्य ऊर्जा। क्या दोस्तों? शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल, शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों जर्नीला है। क्या है दोस्तों? जर्लीना। जो जर्नीला है वो शून्य ऊर्जा एक्सपेरिमेंटल थर्मल रिएक्टर है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों जो भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर है वो कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी है। क्या है दोस्तों? कामिनी, जो 1988 में बना था। कब बना था? 1988 में। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी है, 1988 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ? दोस्तों जो भारत है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा जो बनी थी तो उसका कब आरंभ हुआ था? दोस्तों आपको बता दें, भारत में परमाणु ऊर्जा का आरंभ 1969 को हुआ था। कब हुआ था? 1969 को। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभ आरंभ कहाँ से हुआ? दोस्तों ये भी पूछ लेते कि कहाँ से हुआ। जो भारत में परमाणु ऊर्जा बनी कब थी? आरंभ हुआ था 1969 को। और कहाँ से हुआ था? वो तारापुर महाराष्ट्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? तारापुर महाराष्ट्र से हुआ था। दोस्तों अगला पॉइंट है, रॉबर्ट बाटा परमाणु केंद्र कहाँ है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने आपको उस वीडियो में बताया था, पहली वाली वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये बहुत तरीका से पूछ लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये याद रखना कि रॉबर्ट बाटा परमाणु केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। ऐसे ही पूछ लेते हैं कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कौन सा है, कहाँ है, कौन सा है? तो रॉबर्ट बाटा परमाणु केंद्र राजस्थान में है। तो दोस्तों ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों चूखा जल विद्युत परियोजना भारत व भूटान की संयुक्त परियोजना है। किसकी है दोस्तों? भारत व भूटान की संयुक्त परियोजना है। दोस्तों अगला पॉइंट है, भारत की प्रथम क्या दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है व किस नदी पर है? तो दोस्तों जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है और किस नदी पर है? तो दोस्तों भारत की प्रथम परियोजना शिबस मुंड्रम, क्या दोस्तों? शिबस मुंड्रम परियोजना है। क्या है? शिबस मुंड्रम परियोजना, और कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर है। और जो परियोजना का नाम है वो शिबस मुंड्रम परियोजना है। तो दोस्तों ये याद रखना, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला पॉइंट है, कौन सी गैस वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? दोस्तों जो वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है वो कौन सी है? तो दोस्तों सभी को पता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड स्थायी गैस नहीं है कि नहीं? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। तो दोस्तों मेरा सही आंसर क्या है? CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये भी सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो अभी जल्दी बनाया गया है। कब बनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून हो जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, ओजोन संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट, ये पूछ लेते हैं, दिवस जरूर याद कर लीजिएगा, दिवस का क्वेश्चन जरूर आएंगे 1-2।
तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। दोस्तों अगला पॉइंट है, तो दोस्तों अगला पॉइंट है, विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व वन दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अगला पॉइंट है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? दोस्तों मेघ गर्जन मतलब बादल जो गरजते हैं, जो बादल गरजते हैं वो वायुमंडल की किस परत पर गरजते हैं? तो दोस्तों जो बादल को गर्जना होता है वो वायुमंडल के सौमंडल पर, जो वायुमंडल की परत सौमंडल होती है, ठीक इस पर मेघ गरजते हैं। तो दोस्तों ये सौमंडल जो होती है वो वायुमंडल की पहली परत होती है, और दूसरी परत होती है समताप मंडल, तीसरी होती है मध्यमंडल, और चौथी होती है ताप मंडल। दोस्तों ये परतें होती हैं वायुमंडल की। दोस्तों ये याद रखना, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला पॉइंट है, हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? दोस्तों जो हाइग्रोमीटर है इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता का मापन किया जाता है। किसका दोस्तों? वायुमंडल की आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये भी हाइग्रोमीटर का। तो अगर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए घुमा के पूछ ले तो करके आना है। अगला पॉइंट है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों स्वर्णिम क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों उद्यान कृषि से संबंधित है। किससे? उद्यान कृषि से। दोस्तों अगला पॉइंट है, एक अशुशक्ति होता है। दोस्तों एक अशुशक्ति में कितने वाट होते हैं? दोस्तों आप सभी को पता होगा एक अशुशक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट। अगला पॉइंट है, स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है। दोस्तों जो स्थिति ऊर्जा होती है इसका सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। क्या होता है दोस्तों? स्थिति ऊर्जा बराबर mgh। अगला पॉइंट है, गैस की शताब्दी किसे कहा जाता है? दोस्तों जो गैस की शताब्दी यानी जब गैस बनाना शुरू हुआ तो कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ? तो दोस्तों गैस की शताब्दी कहा जाता है वो 21वीं सदी को। 21वीं सदी को गैस की शताब्दी कहा जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, कार्बनिक पदार्थों का दहन कहलाता है। दोस्तों जो कार्बनिक पदार्थों का दहन कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों कार्बनिक पदार्थों का दहन बायोमास दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोमास दहन कहलाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कार्बनिक पदार्थों का दहन कहलाता है तो कार्बनिक पदार्थों का दहन बायोमास दहन कहलाता है। अगला पॉइंट है, चारकोल किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा चारकोल लकड़ी से प्राप्त होता है। चारकोल किससे प्राप्त होता है? चारकोल लकड़ी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोग के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो वीडियो के डिस्कशन में व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों आप उस पर मैसेज करके पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।